नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक कोर्स में हमने कुछ वैल्यूएशन रेशियो जैसे कि पी रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में सीखा था। तो इस लेक्चर में हम कुछ एडवांस्ड वैल्यूएशन रेशियो के बारे में सीखेंगे जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, और ये रेशियोज उनके फॉरेंसिक एनालिसिस के सेटअप का एक पार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला रेशियो है वो है प्राइस टू कैश फ्लो। बट इसको समझने से पहले एक बार पी रेशियो को वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को निकालने के लिए आपको शेयर की प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होता है। अब शेयर की प्राइस तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, बट उसको कैलकुलेट करने से पहले आपको समझना होगा कि कंपनी की अर्निंग किस तरह से कैलकुलेट होती है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करती है उससे उसकी जो टोटल सेल्स होती है यानी उसकी जो नेट सेल्स हैं, उसका जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने में खर्चा होता है यानी उसका जो एक्सपेंस है उसको अगर हम डिडक्ट कर दें तो इससे एबिटा निकलता है। एबिटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब अगर इस एबिटा में से इंटरेस्ट, एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ जाएगा, और उससे अगर टैक्स भी डिडक्ट कर दें तो इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि अर्निंग्स निकल कर आ जाएंगी। और जब आप नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। बट अभी जो मैंने आपको एबिटा बताया था यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसमें टैक्स और इंटरेस्ट जैसे नंबर्स को तो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कंपोनेंट है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और वो है डेप्रिसिएशन। कंपनी एक एसेट को चाहे तो कम भी डेप्रिशिएट कर सकती है या ज्यादा भी डेप्रिशिएट कर सकती है। इस पर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है और इसलिए यहाँ आपको थोड़ा डीप डाइव या कहें कि डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपने एसेट को कम डेप्रिशिएट करती है तो इससे उसकी अर्निंग्स कम घटेंगी, और अगर वो ज्यादा डेप्रिशिएट करती है तो अर्निंग्स ज्यादा घटेगी। अब अगर कंपनी जानबूझकर अपने एसेट को कम डेप्रिशिएट करती है तो इससे कंपनी की अर्निंग्स कम घटेंगी और इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कंपनी की अर्निंग ज्यादा है या बड़ी है। और क्योंकि इन्वेस्टर्स को अर्निंग ज्यादा दिखेगी और पी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन को कम घटाकर अर्निंग्स को ज्यादा दिखाया गया है, इसलिए जब पी निकालने के लिए शेयर की प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाएगा तो पी कम निकल कर आएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को लग सकता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है यानी सस्ता मिल रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि क्योंकि कंपनी ने अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट कम किया है इसलिए वो स्टॉक आपको सस्ता लग रहा है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपने एनालिसिस में प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो का यूज करते हैं। अब शेयर की प्राइस क्या होती है वो तो आपको पता ही है। तो अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट के साथ डेप्रिसिएशन को वापस ऐड किया जाता है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन करने से कंपनी का कोई कैश बाहर नहीं निकलता है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मैट्रिक्स से आपको कंपनी के पूरे कैश पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। मैं जानता हूं कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको जितनी आसानी से फिलहाल मैं समझा सकता हूं वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप एक बार इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एबिटा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जैसे कंसेप्ट्स को हम आगे और भी डिटेल में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर पी रेशियो प्राइस टू कैश फ्लो के ऑलमोस्ट इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पी और प्राइस टू कैश फ्लो के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हो सकता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो आपको फिर उस स्टॉक में अच्छे से रिसर्च करने की जरूरत है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो आज की डेट है 15 मार्च। हम आज की डेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, जब आप इस कोर्स को देखेंगे तब ये डेट चेंज हो चुकी होगी। तो आज TCS का पी रेशियो 28.8 है और उसका प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 29.3 है। तो ये दोनों नंबर्स बहुत आसपास हैं, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो और कंपनी देखते हैं। पहली कंपनी है बड़ौदा रयान कॉर्पोरेशन। इस कंपनी का पी रेशियो है 0.65 और प्राइस टू कैश फ्लो है -4.52, यानी दोनों में बहुत डिफरेंस है
और साथ ही में एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो अब प्राइस टू कैश फ्लो के नेगेटिव होने का मतलब समझते हैं। तो देखो, शेयर की प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नेगेटिव होने का मतलब है कि कंपनी से कैश बाहर जा रहा है। तो बिजनेस करने के बाद भी अगर कंपनी में कैश आने की बजाय कंपनी से कैश बाहर जा रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इस तरीके से आप गलत तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल आपको दूं तो एक कंपनी है यान सिंडिकेट नाम की, जिसका पी रेशियो है 138 का और पीसीएफ यानी प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो 48.2 है। यानी इसका पी रेशियो इसके पीसीएफ रेशियो से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है। अब पी रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि कंपनी की अर्निंग कम है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो हाई तभी होता है जब कंपनी की अर्निंग्स कम होती है। बट पीसीएफ रेशियो ठीक है, इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स तो ठीक है, लेकिन कंपनी डेप्रिसिएशन ज्यादा कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी के सारे ही एसेट्स बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से कंपनी को बहुत तेजी से अपनी एसेट्स को डेप्रिशिएट करना पड़ रहा है, जिस वजह से सेल्स होने के बावजूद भी कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही हैं। तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है जो कि आपको गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचा सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब जानते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो के बारे में। तो दोस्तों, प्राइस टू सेल्स रेशियो कंपनी के शेयर की प्राइस को उसके सेल्स पर शेयर से डिवाइड करके निकाला जाता है। नॉर्मली ये उन कंपनीज के लिए किया जाता है जिनका प्रॉफिट नेगेटिव में होता है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी कई सारी ऐसी न्यू एज टेक कंपनीज लिस्ट हुई हैं जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्योंकि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम पी रेशियो यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस जगह पर काम आता है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसकी वैल्यूएशन को निकालने के लिए आपको पी रेशियो का यूज नहीं करना है, आपको प्राइस टू सेल्स रेशियो का यूज करना चाहिए। अब इसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा रेशियो की बात करते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू का कंसेप्ट हम आपको ऑलरेडी बेसिक कोर्स में सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि एंटरप्राइज वैल्यू एक तरीके से कंपनी की टोटल वैल्यू होती है और इस टोटल वैल्यू को एबिटा से डिवाइड करके उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। टिपिकली ये रेशियोज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस, यानी ऐसे बिजनेसेस जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल मतलब पैसे की जरूरत होती है, उसमें यूज होता है, जैसे एयरलाइंस, ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। क्योंकि ऐसे बिजनेसेस में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो इस रेशियो से ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कंपनी ने जो पैसा लगाया है उससे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हटाने के बाद कंपनी कितना रिटर्न बना रही है। इसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू पर टन की बात करते हैं। तो ये एक ऐसा वैल्यूएशन रेशियो है जो कि टिपिकली सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। ये रेशियो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन को उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी से कंपेयर करता है। इस लेक्चर में हमने जो रेशियोज बताए हैं, ये सभी रेशियोज कंपनी की वैल्यूएशन को पता करने के लिए यूज किए जाते हैं। वैल्यूएशन रेशियोज जितने कम होते हैं, इसका मतलब वो कंपनी उतनी सस्ती मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी बेसिस पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इसके लिए और भी फैक्टर्स देखना जरूरी होता है, जो कि हम आपको आगे सिखाएंगे। इसके साथ ही आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको अपना खुद का तरीका भी बताऊंगा जिससे मैं किसी कंपनी को वैल्यू करता हूँ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि कभी कभी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टॉक भी मिले जिसका वैल्यूएशन 1 से कम है। हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, 1 से कम होने का मतलब है कि उसका वैल्यूएशन रेशियोज पॉइंट में है। मान लो कोई स्टॉक है जिसका पीबी रेशियो या उसका प्राइस टू सेल्स रेशियो 1 से कम है, यानी वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है। तो हर बार तो ऐसा नहीं होता कि वो स्टॉक अच्छा हो, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। अगर उस कंपनी के अराउंड मार्केट में कोई बैड न्यूज नहीं है या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड एलिगेशन नहीं है जिस वजह से उस स्टॉक की प्राइस गिर रही है, तो हो सकता है कि आपको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक मिला हो और उस पर इन्वेस्ट करके आप एक अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएं। बट उसमें इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि जनरली स्टॉक के वैल्यूएशन रेशियोज 1 से कम तभी होते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने ये सब रेशियोज बता तो दिए हैं, लेकिन इन्हें चेक कहाँ करूं? तो डोंट वरी, आगे हम वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बट फिर भी अगर आप अभी से चेक करना चाहते हैं तो कंपनी के क्वार्टर रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट में डेटा अवेलेबल होता है, जिसको आप NSE BSE की वेबसाइट के अलावा स्क्रीनर, ट्रेंड लाइन, टिकर टेप और ग्रो जैसी वेबसाइट में देख सकते हैं।
मेनली हम स्क्रीनर में ये डेटा चेक करते हैं, तो आप भी वहां पर देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट हमने आपको बताई है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम जेन्युइनली इन्हें यूज करते हैं और इसमें आपकी हेल्प हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले हम एक बार आपको सारे वैल्यूएशन रेशियोज को एक टेबल की फॉर्म में स्क्रीन पर शो कर रहे हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेड में सोने से पहले नेटफ्लिक्स की तरह लेट कर इस कोर्स को देख रहे हैं तो इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, आप कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप पेन और कॉपी लेकर ध्यान से इस कोर्स को देखेंगे तो ही आप लंबे टाइम तक इसको याद रख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे जैसे एडवांस टॉपिक आएंगे आप पुराने टॉपिक्स को भूल चुके होंगे और फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कोर्स को पूरा ध्यान से देखो, जो चीजें सीख रहे हो उसे नोटबुक में लिखो ताकि ये सब आपको हमेशा याद रहे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले 2 लेक्चर में हमने वैल्यूएशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आज हम एक और वैल्यूएशन रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रेशियो कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग से नहीं आया है। इस रेशियो को इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में पीटर लिंच ने अपनी 1989 की बुक वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट में इंट्रोड्यूस किया था और इस रेशियो का नाम है PEG रेशियो। तो क्या है ये PEG रेशियो, आइए जानते हैं एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए 2 कंपनी है A और B। A का PE रेशियो 25 है और B का PE रेशियो 15 है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कंपनी A का स्टॉक बाय करना चाहिए या B का, तो क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो जितना कम है वो उतना अच्छा है, तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि कंपनी B अच्छी है। लेकिन अब मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स इसके साथ जोड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि कंपनी A अपने आप को हर साल 25% की रेट से ग्रो कर रही है, यानी उसका ग्रोथ रेट 25% CAGR है। CAGR का मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल वो किस रेट पर ग्रो कर रही है। और दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि B का ग्रोथ रेट 5% का CAGR है। तो अब आप सोचिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है। कंपनी A का PE रेशियो हाई है, यानी वो कंपनी महंगी मिल रही है लेकिन उसकी ग्रोथ भी हाई है। वहीं B का PE रेशियो तो कम है, यानी वो कंपनी सस्ती मिल रही है लेकिन उसकी ग्रोथ भी कम है। तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पीटर लिंच ने इस फॉर्मूला को लॉन्च किया था जिसमें हम कंपनी के वैल्यूएशन यानी PE रेशियो को उसके ग्रोथ के साथ टैली कर पाएंगे। यानी PEG रेशियो का फॉर्मूला होगा PE रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, अगर किसी कंपनी का PEG रेशियो 1 से ज्यादा है तो उनके अकॉर्डिंग वो कंपनी ग्रोथ के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, और अगर उसका PEG रेशियो 1 है तो वो फेयरली वैल्यूड है, और अगर उसका PEG रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, यानी वो स्टॉक सस्ता तभी है जब उसका PEG रेशियो 1 से कम है। तो चलिए शुरू में हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हम उन 2 कंपनीज का PEG रेशियो निकालते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी A का PE रेशियो है 25 और अर्निंग ग्रोथ भी 25 ही है, तो PEG रेशियो 1 निकल कर आता है। और कंपनी B का PE रेशियो 15 का है लेकिन ग्रोथ 5% की है, यानी PEG रेशियो निकल कर आता है 3। तो पीटर लिंच के फॉर्मूला के हिसाब से स्टॉक B एक्चुअली में ओवर वैल्यूड है स्टॉक A के कंपैरिजन में। तो अगर आप कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो PEG रेशियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन फैक्टर है। बट दोस्तों PEG रेशियो को अगर थ्योरी में मैं एग्जांपल देकर निकल जाऊं तो ये आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि अगर आप 1 से कम PEG रेशियो वाले स्टॉक्स ढूंढने जाएंगे ना तो आपको बहुत ही कम स्टॉक्स मिलेंगे। इसलिए इस रेशियो को हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां PEG रेशियो यूज ही नहीं होता है, जैसे सीमेंट, स्टील, माइनिंग, मेटल, इंफ्रा, रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब जिनमें ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है ना, वहां पे ये रेशियो यूज नहीं होता है PE रेशियो। इनमें PB रेशियो यूज होता है। तो जहां PE रेशियो ही यूज नहीं हो रहा है वहां PEG रेशियो को कैसे यूज करोगे। इसलिए हमने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर सेक्टर के लिए अलग अलग PEG रेशियो असाइन किए हैं, और इंडियन मार्केट के हिसाब से करना जरूरी भी है, क्योंकि पीटर लिंच ने PEG रेशियो को US मार्केट के हिसाब से डिजाइन किया था। बट इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर अमेरिकन मार्केट से काफी अलग है, तो यहाँ आज के दिन में ऐसी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज मिलना मुश्किल है जिनका PEG रेशियो 1 से कम है। हाँ, स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप स्टॉक्स में आपको 1 से कम PEG वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क काफी है। तो अब मैं आपके साथ
साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं जहां मैंने अपने हिसाब से अक्रॉस इंडस्ट्री अपने लिए कंफर्टेबल पीजी रेशियो रखा है, जिससे मैं फेयरली वैल्यूड स्टॉक्स को चुनता हूं। तो मैंने ये अपने लिए पर्सनली बनाया है, बट आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर पर 1.5 से लेकर 2 तक का अगर स्टॉक का पीजी है तो हम उसे फेयरली वैल्यूड ही मानते हैं, और बाकी सेक्टर का डेटा भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल पीईजी रेशियो वैल्यूएशन के लिए एक यूजफुल रेशियो है, क्योंकि इससे हम वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कई मार्केट एक्सपर्ट्स हमें ग्रोथ में पास्ट ग्रोथ की जगह फ्यूचर एक्सपेक्टेड ग्रोथ को यूज करने की भी एडवाइस देते हैं, जिससे हम जज कर सकते हैं कि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के पोटेंशियल के हिसाब से उसका करंट वैल्यूएशन कितना जस्टिफाइड है या कितना सही है। फ्यूचर ग्रोथ जानने के लिए आप इंडस्ट्री रिपोर्ट, कंपनी के मैनेजमेंट डिस्कस एंड एनालिसिस को पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स दे रहा हूं और उसमें हमारे अकॉर्डिंग ग्रोथ नंबर्स भी दूंगा। आपको खुद से पीजी रेशियो निकालना है और ये चेक करना है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सीखा कि किस तरह से डिफरेंट रेशियोज का यूज करके हम शेयर प्राइस को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स, बुक वैल्यू या कैश फ्लो से कंपेयर करके उसका सही वैल्यूएशन पता कर सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड यानी महंगा है या अंडर वैल्यूड यानी सस्ता है। तो रेशियोज का यूज करके तो वैल्यूएशन पता कर ही सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एक और तरीके से वैल्यूएशन करते हैं और इस मेथड को DCF मेथड ऑफ वैल्यूएशन कहते हैं। DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये एक ऐसा वैल्यूएशन मेथड है जिससे किसी भी एसेट को उसके फ्यूचर कैश फ्लो के बेसिस पे वैल्यू किया जा सकता है। कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा खर्च हो रहा है, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग कैश के ट्रांजैक्शन को ही कैश फ्लो कहते हैं। बेसिकली एक कंपनी में कैश 3 जगह पर ही लग सकता है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी जो बिजनेस वो कंपनी कर रही है उसमें, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी कोई मशीन खरीदती है, कोई जमीन खरीदती है या फिर कोई भी एसेट खरीदती है उसमें, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें कंपनी अपना लोन रिपे करती है, डिविडेंड पे करती है, एक्सेट्रा। तो जब हम इन्हीं कैश फ्लोज की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कहां कंपनीज ने कैश फ्लो का यूज किया है, तो उसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट आपको खुद तैयार करने की जरूरत नहीं है, कंपनी खुद अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट देती है, जो कि आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर सबसे इजी तरीका है कि आप स्क्रीनर की वेबसाइट में जाएं, वहां स्टॉक का नाम सर्च करें और उसके बाद ऊपर ही आपको कैश फ्लो का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको कंपनी की तीनों एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आया है वो दिख जाएगा, और ऐसे आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब ये जो कैश फ्लो है इसको वैल्यूएशन का एक बेटर और रिलायबल मेथड माना जाता है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने किसी कस्टमर को EMI पर सामान बेचा और उस सामान को बेचने पर कंपनी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो दिखेगा ही, लेकिन अगर वो कस्टमर 3 महीने के बाद EMI पे करना बंद कर देता है तो कंपनी के पास तो वो पैसा जाएगा ही नहीं। लेकिन कंपनी ने सामान बेचा है तो वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएगी, और इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गलत होने का मतलब है अर्निंग पर शेयर गलत होना, और अर्निंग पर शेयर गलत होने का मतलब है PE रेशियो गलत होना। और इस केस में अगर आप PE रेशियो का यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन करोगे तो वो भी तो गलत होगा ना। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल तरीका है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही पैसा दिखता है जो एक्चुअल में कंपनी के पास आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज करके वैल्यूएशन निकालना एक अच्छा तरीका तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप बस इस तरीके को ही यूज करके कंपनी का वैल्यूएशन निकाल कर उसमें इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपको अदर फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। आपको आपके एनालिसिस में मल्टीपल फैक्टर्स को रखने की जरूरत होती है। तो अब आपको कैश फ्लो क्या होता है और इसे कैसे चेक करना है वो तो समझ आ गया है। तो अब समझते हैं कि ये DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है। तो इस DCF में जो डिस्काउंट है वो Amazon या Flipkart में मिलने वाला डिस्काउंट नहीं है। इन्वेस्टिंग में डिस्काउंट का मतलब है एंटिसिपेशन या एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंडिया में एक ही सीमेंट बनाने वाली कंपनी है
तो अभी तक सब उसी से सीमेंट खरीदते थे, बट अब मान लो कल से कोई दूसरी कंपनी भी सीमेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, तो इससे पहली वाली कंपनी का ही जो प्रॉफिट हो सकता था वो घट जाएगा और वो कंपनी अपना मार्केट शेयर लूज करेगी। और क्योंकि इन्वेस्टर्स ये बात जानते हैं कि दूसरी कंपनी आने से पहली वाली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो सकता है, तो उसका रेवेन्यू कम होने से पहले ही उसके शेयर की प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स में उस स्टॉक की डिमांड कम होगी। अब ध्यान दो कि अभी तो दूसरी कंपनी आई नहीं है, फर्स्ट कंपनी को अभी लॉस होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट उससे पहले ही शेयर की प्राइस गिर रही है। तो लॉस होने से पहले ही जो शेयर की प्राइस घटती है, इसे ही हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई कंपनी एक नए बिजनेस में एंटर होती है, तो इससे उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, और जब इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि ये कंपनी नए बिजनेस में एंटर हो चुकी है, तो इससे इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। यानी यहाँ भी मार्केट ने फ्यूचर में आने वाला जो कैश फ्लो है उसको पहले ही एंटिसिपेट करके डिस्काउंट कर लिया है। मतलब कंपनी में जो कुछ अभी हुआ भी नहीं है, वो सब कुछ भी कंपनी के शेयर की प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है, और यही डिस्काउंटिंग है। तो अब आपको पता चल गया है कि कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग क्या होते हैं। तो अब जानते हैं कि DCF यानी डिस्काउंटिंग कैश फ्लो का यूज वैल्यूएशन निकालने के लिए कैसे होता है। लेकिन इसको यूज करने से पहले हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले इन फैक्टर्स को समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब क्योंकि DCF मेथड के वैल्यूएशन में ग्रोथ एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए कंपनी कितने % से ग्रो कर सकती है, इसको सही तरीके से जज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करने के लिए आप उसकी पास्ट ग्रोथ का डेटा निकाल सकते हो और उसे एनालाइज करके फ्यूचर की ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही आप एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस को पढ़ के भी कंपनी की जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसको फिगर आउट कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें हम आगे इसी कोर्स में आपको सिखाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहा जाता है। इसका मतलब है इन्वेस्टेड कैपिटल में आप कितना एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमा सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो कि सोप यानी साबुन बेचती है, और उसने बहुत सारा पैसा खर्च करके पूरे देश में अपनी सप्लाई चेन बना रखी है, जिससे देश की हर गली और कोने की दुकान में उनका वो सोप सेल होता है। तो अब मान लो कि वही कंपनी एक न्यू हर्बल शैम्पू लॉन्च करती है, तो अब क्या उसे उतना ही पैसा खर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को उन दुकानों में पहुंचाने के लिए? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट एलोकेशन कर रखी है। तो इस एग्जाम्पल में जो कंपनी की सप्लाई चेन है वो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है, और जिस कंपनी के पास ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो कंपनी थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा खर्च करके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकती है, और इसलिए इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज को ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए इन कंपनीज की डिमांड ज्यादा होती है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा ही होता है। अब एक और एग्जाम्पल लें, तो मान लो एक कंपनी है जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट की स्पेस है, जिसको वो रेंट में देकर प्रॉफिट कमाती है। उनका अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है, लेकिन फिर भी हर साल 4-5% से ज्यादा उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता, वो भी इन केस अगर कंपनी रेंट बढ़ाती है। और अगर उसको और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिर उसको करोड़ों रुपए खर्च करके और ज्यादा प्रॉपर्टी बाय करनी होगी। यानी इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, और ये बात इन्वेस्टर्स जानते हैं, इसलिए ऐसी कंपनीज को मार्केट में हमेशा कम वैल्यूएशन मिलती है। और थर्ड फैक्टर है मोट। इस कंसेप्ट को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मोट एक बिजनेस के अराउंड ऐसी शील्ड होती है जो कि उसे कंपटीशन से प्रोटेक्ट करती है। यानी कंपटीशन जिस कंपनी के पास मोट है उसका मार्केट शेयर नहीं छीन सकता। ये मोट कोई पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन हो सकता है। जैसे अगर कंपनी के पास कोई पेटेंट है तो वो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना पाएगी, जिससे उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए जो बिजनेस मोटेड होते हैं उन्हें भी मार्केट अक्सर हाई वैल्यूएशन देता है। तो यहाँ तक हमने कुछ फैक्टर सीखे जो कि DCF एनालिसिस के लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम DCF कैलकुलेटर को यूज करके एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको TCS का वैल्यूएशन निकालना है कि TCS महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है,
तो ये आप मैनुअली DCF फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर आते हैं जहां से आप कुछ डिटेल्स फिल करके ही ये DCF कैलकुलेट कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर्स को ढूंढने के लिए आप गूगल में DCF कैलकुलेटर लिखकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली dcfcalculator.com की वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये है DCF कैलकुलेटर की वेबसाइट। अगर आप DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। जैसे अगर आप TCS का DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको उसका फ्री कैश फ्लो चाहिए होगा, टोटल कैश चाहिए होगा, टोटल डेट चाहिए होगा। तो ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीनर की वेबसाइट में देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको screener.in पे जाना होगा। यहाँ पे जिस भी स्टॉक का आप डेटा देखना चाहते हैं आपको उस स्टॉक का नाम सर्च करना होगा। जैसे अगर आप TCS का डेटा देखना चाहते हैं तो आपको TCS लिखकर सर्च कर देना है। अब क्योंकि मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता रहता हूं तो मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पे ऐड कर रखा है। जब आप इस वेबसाइट में पहली बार जाएंगे तो आपको सिर्फ 3 लाइन का ही डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, या मैक्सिमम ये 4 लाइन का। तो इसके बाद आप जो भी डेटा देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप TCS का DCF कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको TCS का फ्री कैश फ्लो चाहिए, और यहाँ पे लिखा है कि अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको पिछले 3 साल का TCS का फ्री कैश फ्लो चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं फ्री कैश फ्लो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ईयर्स का। अब क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रखा है, अदरवाइज आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 1,02,448 करोड़ इसका फ्री कैश फ्लो है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 102,448। अब यहाँ पे हमें करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है कि ये सारा डेटा हम करोड़ में ही बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेटा जो हमें चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको टोटल कैश चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप बैलेंस शीट में जाएंगे, ऊपर आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन दिख रहा है, या फिर आप नीचे स्लाइड करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में एक अदर एसेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस अदर एसेट्स में ही यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके एंड में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी के पास कितना कैश है। तो यहाँ पे लिखा है 7350, और ये भी करोड़ में ही है, तो आपको सिंपली 7350 लिख देना है। इतना करोड़ का कंपनी के पास अभी टोटल कैश पड़ा है। अब इसके बाद आप क्योंकि TCS का DCF कैलकुलेट कर रहे हैं तो TCS के ऊपर जो डेट है वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर आप TCS का डेट देखना चाहते हैं तो आपको बैलेंस शीट में ही यहाँ पे बोरोइंग्स के लास्ट में दिखाई देगा कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो आपको जो भी कंपनी के ऊपर डेट है वो यहाँ पे जाके लिख देना है। तो आपने टोटल डेट भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट डेटा जो आपको चाहिए वो है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कंपनी के कितने शेयर्स हैं। तो इसके लिए वापस स्क्रीनर की वेबसाइट में आ जाते हैं। तो ये डेटा मोस्ट प्रोबेबली जब आप इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको यहीं से वापस इसको ऐड करना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिखकर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हमने पहले से ऐड कर रखा है तो हमें दिखाई दे रहा है 366 करोड़ इसके शेयर हैं, तो हमें 366 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमने 366 लिख दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेटा हमें बताना है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। अब इसके नाम में ही एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है कि आपको खुद अपने हिसाब से इसकी ग्रोथ रेट लिखनी होगी। तो देखो पिछले 5 साल से TCS 10% के रेट से ही ग्रो कर रही है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आगे भी TCS 10% के रेट से ही ग्रो करेगी। तो इसलिए हमने उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है उसको 10 ही रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब है कि आप कितना रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 12% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे 12 लिख देते हैं। तो डिस्काउंट रेट का मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन वाला डिस्काउंट नहीं है, या फिर स्टॉक में मिलने वाला डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप कितना रिटर्न कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने 12% ही लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट डेटा हमें चाहिए टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है कि 10 साल बाद कंपनी किस रेट से ग्रो करेगी। तो देखो TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो 10 साल बाद बंद तो नहीं होगी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी। तो उस टाइम पर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो गया होगा, इसलिए हम इसकी टर्मिनल वैल्यू को सिर्फ 2 मान के चल रहे हैं। आप भी 2 के आसपास ही रखें तो ठीक रहेगा। तो हमने इसकी टर्मिनल वैल्यू को 2 यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो डेटा है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डाला है। जैसे हमने डिस्काउंट रेट 12 डाला है, ग्रोथ रेट हमने 10 डाला है। तो हो सकता है कि हमने डेटा थोड़ा ज्यादा मान के चल गए हों, तो हमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। तो वो हम यहाँ पे 10% लेके चल रहे हैं। आप भी 10% ही लेकर चलें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि TCS की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो
वो 2707 रुपीज एंड 15 पैसा निकल कर आती है। और अभी अगर आप TCS की प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3221 इसके शेयर की प्राइस चल रही है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शेयर की प्राइस डालने के बाद अगर यहाँ पे ओवर वैल्यूड में जो डेटा है वो आपको पॉजिटिव में दिखता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर ये आपको माइनस में दिखता तो इसका मतलब होता कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से आप DCF कैलकुलेटर का यूज करके किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि TCS का एग्जांपल हमने आपको सिर्फ सिखाने के लिए लिया है और सिर्फ एक बेसिस पर ही आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टिंग मैथ्स नहीं है जो कि फॉर्मूला लगाकर हमेशा सेम रिजल्ट निकलेगा। ये सब टूल्स फॉर्मूलाज हमारी हेल्प के लिए हैं ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें, लेकिन आपको सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस में इन्वेस्टिंग डिसीजन नहीं लेना है, तो आपको अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि DCF किसी भी काम का नहीं है। इससे आप एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, और बीइंग एन इन्वेस्टर आपको DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कंसेप्ट पता होना जरूरी है। अब दोस्तों आपने DCF मेथड का यूज करना तो सीख लिया है, तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि DCF मेथड सिर्फ उन कंपनीज के लिए ही यूज किया जा सकता है जिनका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है तो फिर यह मेथड यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये मेथड सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए यूज किया जा सकता है जिनका कैश फ्लो रेगुलर और कंसिस्टेंट हो, इसलिए साइक्लिकल बिजनेस जैसे मेटल्स, माइनिंग, रियल एस्टेट में भी ये मेथड काम नहीं करता है। और तीसरा, इस मेथड का यूज करके बैंक्स को भी वैल्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि बैंक्स का बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है। और फोर्थ, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन हमेशा हाई होने के बावजूद वो अच्छे रिटर्न देती हैं, वहीं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो DCF मेथड से अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी रिटर्न नहीं देती हैं। इसलिए सिर्फ एक ही मेथड पर रिलाई ना करें। मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड बेकार है। अगर बेकार होता तो ये हमारे कोर्स में नहीं होता। आज भी कई सारे प्रोफेशनल इसे यूज करते हैं। बस आप इसके रिजल्ट को पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लीजिए और इसके साथ अपना खुद का एनालिसिस भी जरूर कीजिए। अब दोस्तों आपको DCF तो समझ आ गया है, लेकिन इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम यह है कि इस मेथड में बहुत सारा गैस वर्क इंक्लूडेड होता है, तो इसमें आपके गलत होने के चांसेस भी हाई होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिवर्स DCF मेथड बनाया गया है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की आज की मार्केट प्राइस में कितना कैश फ्लो ग्रोथ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, यानी सिंपली कंपनी की स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी कितने सालों की ग्रोथ मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखी है। इस मेथड से सही कैश फ्लो ग्रोथ को प्रिडिक्ट करके आप कंपनी की सही वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। इस कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेती हैं, बट हम आपको एक ऐसा तरीका सिखाएंगे जिससे आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डीमार्ट का एग्जांपल ले रहे हैं। डीमार्ट का करंट PE रेशियो 90 का है। ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीनर में देख सकते हैं, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो करने वाला है। तो रिवर्स DCF को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल प्रॉफिट को 1 लेके ये चेक करेंगे कि कितने साल बाद डीमार्ट 90 तक पहुंचेगा। तो अभी आपको स्क्रीन में एक टेबल दिखाई दे रही है। इसमें हमने डीमार्ट का इनिशियल प्रॉफिट यानी 0 ईयर्स का प्रॉफिट 1 माना है। तो अगर इसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो होता है तो फर्स्ट ईयर के बाद इसका प्रॉफिट 1 प्लस 30% ऑफ 1 इज इक्वल टू 1.3 होगा। सेकेंड ईयर के बाद 1.3 प्लस 30% ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 1.7 होगा। तो ऐसे जब 17 साल हो जाएंगे तब जाकर इसका PE रेशियो 88.4 पहुंचेगा। और क्योंकि अभी से डीमार्ट का PE रेशियो 90 का है, तो इसका मतलब डीमार्ट की करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम ये मान रहे हैं कि उसका प्रॉफिट 30% के रेट से ग्रो करने वाला है, तो उसमें अगले 17 सालों की ग्रोथ मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखी है। यानी डीमार्ट में उसके अगले 17 सालों की ग्रोथ मार्केट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये हमारे ओपिनियन में बहुत ज्यादा है। तो रिवर्स DCF के अकॉर्डिंग डीमार्ट ओवर वैल्यूड है, और इस वजह से आगे जाकर इस स्टॉक में या तो प्राइस करेक्शन आ सकता है, यानी हो सकता है कि प्राइस गिरे, या फिर टाइम करेक्शन आ सकता है, यानी हो सकता है कि शेयर की प्राइस अगले 4 से 5 सालों तक बढ़े ही नहीं और एक ही लेवल के अंदर साइडवेज मूव करती रहे। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ हम आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं, तो सिर्फ इसके बेसिस पर डिसीजन ना लें। वैसे अगर आप उस टेबल को एक बार दोबारा देखें तो आपको दिखाई देगा कि शुरू के ईयर्स में प्रॉफिट का नंबर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही 10 साल हुए उसके बाद प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगा। ये सब कुछ कंपाउंडिंग की वजह से होता है।
तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखना है तो आपको लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने डीसीएफ और रिवर्स डीसीएफ के कंसेप्ट को समझा। ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये बात मैं जानता हूँ। तो अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो एक बार दोबारा से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ आ चुका है या फिर अगर आप दोबारा इस लेक्चर को देख रहे हैं और तब आपको समझ आ चुका है तो सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, आपको इन्हें प्रैक्टिकली भी करके देखना होगा। आप जो कुछ इस कोर्स में सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी करें। इसके लिए इस लेक्चर के बाद आप किसी भी 2 से 3 स्टॉक का डीसीएफ कैलकुलेट करके जरूर देखें कि वो ओवर वैल्यूड है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने कभी क्रिकेट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हर बैट्समैन के खेलने का तरीका अलग अलग होता है। जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो काफी टेक्निकली साउंड होते हैं और वो ज्यादातर सेफ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। और वहीं जो लास्ट में आते हैं वो ज्यादातर स्लॉगर्स होते हैं और वो फास्ट रन बनाना चाहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे इन सारे ही बैट्समैन का मोटिव रन बनाना ही है, बस तरीका अलग अलग है। सिमिलरली अगर बॉलर्स की बात करें तो कोई फास्ट बॉलर होता है, कोई स्पिन बॉलर होता है, कोई राइट हैंड से बॉल करता है तो कोई लेफ्ट हैंड से करता है, बट सबका मोटिव विकेट्स लेना ही है। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी ये अप्लाई होता है। भले ही आपको इन्वेस्टिंग से पैसे कमाने हैं, लेकिन इसमें आपका तरीका या कहीं की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम आपसे वो सभी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिनसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी से, जो कि है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग को सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक सिक्योरिटी एनालिसिस में इंट्रोड्यूस किया था। ये है वो बुक। इसके बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट किया जाता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल हाई हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो शेयर अंडर वैल्यूड हो, यानी उस शेयर की मार्केट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट होती है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये फॉर्मूला काफी पुराना है, तो आज के टाइम पर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफी कम हो गई है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का कंसेप्ट अभी भी चला आ रहा है और वो कंसेप्ट हम आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट में एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम, ज्यादा या ऑलमोस्ट इक्वल हो सकती है। तो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको वो स्टॉक तब खरीदना चाहिए जब वो शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम रेट में ट्रेड कर रहा हो, और उसे तब तक के लिए होल्ड करना चाहिए जब वो शेयर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास नहीं पहुंचता है। इस इन्वेस्टिंग में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उस शेयर को अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता है। चाहे तो 1 साल भी लग सकता है और चाहे तो 5-6 साल भी लग सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रेटजी में पेशेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और बेंजामिन ग्राहम की ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को ही प्रमोट करती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सिंपली मतलब है कि आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे जिनमें आप 5 से 10 साल के लिए बने रह सकते हैं, और उन्हें तब तक नहीं बेचेंगे जब तक उनके फंडामेंटल्स खराब ना हो। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये एक शेयर की ही हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये एक परसेप्शन का गेम है। कोई सेम शेयर से 10% की डिस्काउंटिंग एक्सपेक्ट कर सकता है तो कोई 15% की, कोई उसमें 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है तो कोई 12% की। इसलिए हर इन्वेस्टर के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू एक शेयर की डिफरेंट हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हुए अगर कोई सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर है तो वो है वॉरेन बफेट। उन्होंने इन्वेस्टिंग से अपने आप को वर्ल्ड का 6th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बनाया है, और इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में वो शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फेम कमाने वाले इंसान हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग की थ्योरी ये है कि जो लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो ये मानते हैं कि मार्केट इनएफिशिएंट है, यानी मार्केट एक स्टॉक की जो प्राइस दिखा रहा है वो सही प्राइस नहीं है, या तो वो प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है या कम है। और ऐसा होने के कई रीजन हो सकते हैं। जब इकोनॉमी की कंडीशन सही नहीं होती है या कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट उस स्टॉक को गिरा देता है, और जब एक स्टॉक की जो प्राइस है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है
तब वैल्यू इन्वेस्टर ये मानते हैं कि मार्केट इस स्टॉक को ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है और करंट कंडीशंस को इग्नोर करके उसके फ्यूचर पोटेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कन्वर्सली, अगर एक स्टॉक में बहुत ज्यादा यूफोरिया है या बहुत ज्यादा बुलिशनेस है तो वैल्यू इन्वेस्टर उस स्टॉक को ओवर वैल्यूड मानते हैं और उसमें से एग्जिट करते हैं। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ रिस्क के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहला रिस्क है वैल्यू ट्रैप। वैल्यू ट्रैप का मतलब है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि शेयर अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी कभी ना बढ़े और अंडर वैल्यूड ही रह जाए। इसके भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में ग्रोथ का ना होना, मैनेजमेंट में फ्रॉड होना एक्सेट्रा। और इसका दूसरा रिस्क हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू को मिस कैलकुलेट करना। अब क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के फ्रेमवर्क में इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को ही गलत कैलकुलेट करके बैठे हैं, जिससे आपका जो वैल्यूएशन एनालिसिस है वो पूरा खराब हो सकता है। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो इन्वेस्टिंग का दूसरा तरीका है वो है कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग या कहें कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर्स पॉपुलर मार्केट ट्रेंड के अपोजिट में बैठ लेते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक मोबाइल फोन या गाड़ी खरीद रहा है, तो उसको बाय करते हुए उसके क्राइटेरिया में क्वालिटी एक फैक्टर तो होता है, लेकिन ज्यादातर लोग एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो कि कॉमन नहीं हो बल्कि सबसे अलग हो। कई बार शायद आपने भी ऐसा ही किया होगा। तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है। मान लीजिए मार्केट में जनरली लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगले 3 साल में आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो ऐसे में जनरली लोग आईटी स्टॉक्स को इग्नोर करेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। बट जो इन्वेस्टर कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं वो ऐसे में आईटी स्टॉक्स में पोजीशन बनाएंगे और बैंकिंग स्टॉक्स को कंप्लीटली इग्नोर करेंगे या उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो जबरदस्ती सारे मार्केट के अपोजिट में काम करने वाली स्ट्रेटजी है, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक और रिसर्च लगती है। और इस स्ट्रेटजी का एडवांटेज ये है कि कभी कभी पॉपुलर सेक्टर में इतने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि वहां वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसे सेक्टर्स कभी कभी अपने हाई वैल्यूएशन के चलते अंडर परफॉर्म करते हैं। वहीं कई बार वो सेक्टर जिन्हें सब इग्नोर कर रहे होते हैं वो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं और उसमें बाद में हाई रिटर्न्स बन सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी एक तरीके का कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग ही कहा जाता है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर तब एक स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं जब वो स्टॉक गिर के अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ जाता है, जबकि तब जनरल मार्केट कंसेंसस उस स्टॉक के बारे में नेगेटिव होता है। अब इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड रिस्क की बात करें तो इसमें गलत जाने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से पूरे मार्केट के अगेंस्ट हैं और इन स्टॉक्स या सेक्टर्स में लंबे पीरियड तक फंसे रह सकते हैं या फिर आपकी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो सकती है। बट अगर सबसे सक्सेसफुल कॉन्ट्रा इन्वेस्टर की बात करें तो इसमें बिल एक्मैन और वॉरेन बफेट का नाम आता है। इवन बिल एक्मैन ने तो मार्केट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाकर एक फार्मा स्टॉक वेलिएंट फार्मा में हैवीली इन्वेस्ट किया था, और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया था और दोनों बार उन्होंने बहुत हाई प्रॉफिट जनरेट किया था। अब इन्वेस्टिंग की थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो वो है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर्स का प्राइमरी एम अपनी कैपिटल को रैपिडली मल्टीप्लाई करने का होता है। तो इसके लिए जनरली ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जो साइज में या तो छोटे हों या अगर वो कंपनी बड़ी भी है तो उसमें बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड हो। तो इसमें ज्यादातर ऐसी कंपनीज ही सेलेक्ट की जाती हैं जिनका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ यानी प्रॉफिट 18 to 20% के रेट से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है तो उसी रेशियो में शेयर की प्राइस भी इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि शेयर प्राइसेस आर स्लेव्स टू अर्निंग्स। तो अर्निंग जिस रेट से ग्रो करेगी उसी हिसाब से शेयर की प्राइस भी ग्रो कर सकती है। अब ये जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है और ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ये दोनों बहुत हद तक कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में वैल्यूएशन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग मेनली 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो कि है सेल्स ग्रोथ यानी कंपनी की सेल्स कितना बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ यानी प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी और हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस। अब इस स्ट्रेटजी से जुड़े रिस्क की बात करें तो इसमें ग्रोथ इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनका वैल्यूएशन काफी हाई होता है। इनफैक्ट कई बार वो ओवर वैल्यूड भी होते हैं और मार्केट ऐसे स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ को डिस्काउंट कर चुका होता है। इसलिए जब ये स्टॉक्स 1-2 क्वार्टर के लिए खराब परफॉर्म करते हैं तब इन स्टॉक्स में काफी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव होता है, जिसे कभी कभी इन्वेस्टर हैंडल नहीं कर पाते और इसमें से एग्जिट कर जाते हैं। इसके साथ ही इसमें इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो,
लेकिन शेयर मार्केट में पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर ग्रोथ का कोई प्रूफ नहीं होती है, तो लोग ऐसे भी शेयर्स में फंस जाते हैं। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी में फ्यूचर ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपने इसे जज करने में अगर गलती कर दी तो इस स्ट्रेटजी से आपका जो रिजल्ट है वो बहुत खराब निकल कर आ सकता है। इस मेथड को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज पीटर लिंच ने किया था, जहां उन्होंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग को वैल्यूएशन के साथ जोड़कर PEG रेशियो बनाया था और इस स्ट्रेटजी का यूज करके पीटर लिंच ने मैजेलन फंड शुरू किया था, जहां वो 29.3% के CAGR रिटर्न्स अचीव करने में कामयाब रहे थे। इसके बाद आती है प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। ये पीटर लिंच की दूसरी और शायद सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी। आपने लिवाइस जीन्स के ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां से प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का थीसिस पीटर लिंच ने सबके सामने रखा था। दरअसल 1848 में कैलिफोर्निया में गोल्ड रश शुरू हुआ था। मतलब कैलिफोर्निया के लोगों को लग रहा था कि यहाँ बहुत सारा गोल्ड है, जिस वजह से उस जगह में बहुत ज्यादा गोल्ड माइनिंग का काम शुरू हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि गोल्ड मिला हो या ना हो, लेकिन ऐसे में गोल्ड माइनिंग करने वाले लोगों ने खूब पैसा कमाया होगा। हाँ, उन्होंने भी पैसा कमाया, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जो कि इन गोल्ड डिगर्स को फूड, माइनिंग टूल्स और मशीनरी प्रोवाइड कर रहे थे। और इस गोल्ड रश का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लिवाइस ब्रांड ही था और यहीं से लिवाइस ब्रांड की शुरुआत हुई। इसके पीछे रीजन यह है कि माइनिंग में जो लेबर काम करते थे उनके कपड़े बहुत जल्दी फट जाते थे, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीम जगह पे जाकर काम करना होता था। और इसलिए लिवाइस ने ऐसी जीन्स बनाना शुरू किया जो कि ड्यूरेबल हो, ताकि कपड़े जल्दी ना फटें। और इस गोल्ड रश से लिवाइस ने बहुत सारा पैसा कमाया और इसी वजह से आज ये एक बड़ा और सक्सेसफुल ब्रांड बन गया है। तो इससे हमें ये इन्वेस्टिंग लेसन मिलता है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी थीम चल रही है तो उसके अराउंड कुछ ऐसी छोटी छोटी थीम्स भी होती हैं जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चाहे वो बड़ी थीम सक्सेसफुल हो या फिर ना हो, लेकिन ये प्रॉक्सी कंपनीज कई बार उन बड़ी थीम कंपनीज से भी अच्छा कर जाती हैं और कई बार देखा गया है कि मेन थीम कंपनीज के कंपैरिजन में उनके जो रिटर्न रेशियोज यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कई बार बेहतर होते हैं। और पीटर लिंच ने अपनी इसी इन्वेस्टिंग थीसिस से बहुत बड़े बड़े मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढकर अच्छा पैसा बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है क्वांट इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसी इन्वेस्टिंग आइडियोलॉजी है जिसमें फंड मैनेजर्स मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। इस अप्रोच में कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे पहले ये कुछ इन्वेस्टिंग फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, फिर इन्हें एक वेटेज असाइन करते हैं और इसके बाद इन फैक्टर्स को रैंक किया जाता है करंट मार्केट कंडीशंस और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर। और फिर कुछ टॉप फैक्टर्स के बेसिस पर जो स्टॉक्स निकल कर आते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फैक्टर्स होते क्या हैं? तो कॉमन फैक्टर्स जो क्वांट इन्वेस्टिंग में यूज होते हैं उसमें वैल्यू, साइज, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी, हाई यील्ड, लिक्विडिटी और मोमेंटम आते हैं। अगर वैल्यू फैक्टर की बात करें तो ये स्टॉक्स को वैल्यूएशन के बेसिस पर फिल्टर आउट करते हैं और साइज फैक्टर्स कंपनीज को मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फिल्टर आउट करते हैं। लो वॉलेटिल स्टॉक्स में उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया जाता है जो इंडेक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल हों, लेकिन इंडेक्स के इक्वल या उससे ज्यादा रिटर्न दे। और इन सब का यूज करके क्वांट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाता है। अब ये जो क्वांट इन्वेस्टिंग है इसके जो सबसे सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है ना, वो है जिम साइमंस, जिनका एक हेज फंड है रेनेसे टेक्नोलॉजीज और इसका जो फ्लैगशिप फंड है मेडेलियन, उसने 1988 से 2021 के बीच में एनुअलाइज्ड 62% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर फीस को डिडक्ट भी कर देना तो उसके बाद भी ये नंबर 38% तक है, जो कि एक बहुत ही हाई नंबर है। और सबसे एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है कि जिम अपने फंड में फाइनेंस के प्रोफेशनल को नहीं बल्कि मैथमेटिशियन को हायर करते थे जो उनके लिए फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते थे और उस बेसिस पर इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाता था। तो दोस्तों ये है वो सारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी जिनको जनरली मार्केट में फॉलो किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करें और ये सभी स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि आपको सूट भी करें। तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी पिक करनी है जो आपकी साइकोलॉजी, बिहेवियर और माइंडसेट से मैच करती है। इवन आपको बता दूं कि पीटर लिंच ने अपनी जिस स्ट्रेटजी से बहुत हाई रिटर्न्स जनरेट किए हैं ना, उसी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करके बहुत सारे लोगों को खराब रिटर्न्स भी मिले हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा नहीं होगा तो जब शेयर की प्राइस गिरेगी आप डर जाओगे और पैसा निकाल लोगे। इसलिए आपको अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में एज्ड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिनकी कोई रनिंग इनकम नहीं होगी। तो ऐसे में उनका खर्चा कैसे चलता है? जनरली या तो आप या आपके पेरेंट्स उनके एक्सपेंसेस बियर करते होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जवानी में उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और आज उन्हें इसके रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसी ही कंपनीज होती हैं जो खुद कोई बिजनेस नहीं करती हैं। उनका काम बस दूसरी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करना है और इन कंपनीज को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। होल्डिंग कंपनीज दो तरीके की होती हैं। पहली, जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, उनका काम बस बाकी कंपनीज को होल्ड करना है और बस वो बाकी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करके ही प्रॉफिट कमाती हैं। और दूसरी वो कंपनीज जो खुद भी बिजनेस करती हैं लेकिन इसके साथ साथ दूसरी कंपनीज के शेयर्स को भी होल्ड करती हैं और दोनों तरीके से प्रॉफिट कमाती हैं। इसमें जो मेन कंपनीज अपनी इन्वेस्टी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है, इन इन्वेस्टी कंपनीज को सब्सिडरीज कहा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम होल्डिंग कंपनीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इन्हें किस तरीके से एनालाइज किया जाता है वो सीखेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें खरीदने से क्या फायदा होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका सोल पर्पस है दूसरी कंपनी को होल्ड करना, और वो कंपनी है कामा होल्डिंग्स। ये कंपनी खुद कोई बिजनेस नहीं करती है, इसका एकमात्र बिजनेस है SRF लिमिटेड के स्टॉक्स को होल्ड करना। इसलिए अगर आपको कामा होल्डिंग के बिजनेस को एनालाइज करना है तो आपको SRF का बिजनेस मॉडल एनालाइज करना पड़ेगा। तो SRF यानी श्री राम फाइबर्स की शुरुआत 1970 में तब हुई थी जब उसकी पेरेंट कंपनी DCM ने नायलॉन टायर कॉर्ड फाइबर बनाने के लिए एक नई कंपनी खोली थी, क्योंकि तब कंपनी को लगता था कि नायलॉन ही टायर कॉर्ड फाइबर का फ्यूचर मटेरियल होने वाला है। इसका सबसे पहला प्लांट चेन्नई में लगाया गया था। इसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते हुए उसमें फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस को भी ऐड किया और आज ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंटिटी है जिसकी बहुत सारी R&D फैसिलिटीज हैं, जिससे इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और टेक्सटाइल केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मेरा पैसा SRF के स्टॉक में ही इन्वेस्ट होना है तो फिर मैं डायरेक्टली SRF स्टॉक को बाय करने की जगह होल्डिंग कंपनी का स्टॉक क्यों खरीदूं? तो इसका जवाब है कि जनरली होल्डिंग कंपनी में वैल्यूएशन डिस्काउंट मिलता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए कामा होल्डिंग्स और SRF का वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। तो SRF की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 71,493 करोड़ है, और क्योंकि कामा होल्डिंग SRF में 75% स्टेक ओन करती है तो इस हिसाब से कामा होल्डिंग की मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए 71,493 करोड़ का 75%, यानी 53,619.5 करोड़। लेकिन अगर आप कामा होल्डिंग की मार्केट कैप को चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि कामा होल्डिंग की मार्केट वैल्यू सिर्फ 8,100 करोड़ है, यानी कामा होल्डिंग का स्टॉक उसकी एक्चुअल वैल्यू से अप्रॉक्स 84.9% के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप SRF के बिजनेस को डायरेक्टली SRF के स्टॉक्स लेकर खरीदते हो तो आपको टोटल 71,493 करोड़ की कॉस्ट पड़ेगी। वहीं अगर आप इस सेम बिजनेस को इनडायरेक्टली कामा होल्डिंग के थ्रू खरीदते हो तो आपको 84.9% के डिस्काउंट के साथ ये बिजनेस 8,100 करोड़ में मिलेगा। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर इसकी वैल्यू 53,000 करोड़ होनी चाहिए तो फिर ये कंपनी इतने डिस्काउंट में क्यों ट्रेड होती है? तो इसका रीजन है कि क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, वो अपनी इन्वेस्टी कंपनी के स्टॉक्स को बेचकर वही सेम वैल्यू नहीं निकाल सकती। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अपने शेयर्स मार्केट में बेचने जाएंगे तो शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसके शेयर्स की प्राइस गिरती है, और ऊपर से अगर मार्केट को दिखेगा कि प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर बेच रहा है तो ये उस स्टॉक के लिए एक नेगेटिव न्यूज होगी और इससे भी शेयर की प्राइस गिर जाएगी। इसके बाद दूसरा कारण ये है कि होल्डिंग कंपनी के खुद के भी खर्च होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, लिस्टिंग फीस, एनुअल मीटिंग एक्सपेंस और भी बाकी बहुत तरह के खर्चे होते हैं जिसको इसको अपनी इनकम से ही पूरा करना पड़ता है, जिसके कारण भी ये डिस्काउंट में ट्रेड होते रहते हैं। तो इस वजह से होल्डिंग स्टॉक्स डिस्काउंट में ट्रेड होते हैं। लेकिन जब आपको ये डिस्काउंट 50% से भी ज्यादा का मिल रहा हो तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको एक अच्छी डील मिल रही है और तब आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सब आपको सिर्फ सिखाने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी आपने एक प्योरली होल्डिंग कंपनी का एग्जाम्पल देखा,
तो अब एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल देखते हैं जो खुद भी बिजनेस करती है और साथ ही साथ दूसरी कंपनी के शेयर्स को भी होल्ड करती है, और वो कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। आपको पता है कि SBI के पास अपना खुद का बैंकिंग बिजनेस है, लेकिन आपको पता है इसके साथ ही ये कंपनी अपनी अदर सब्सिडरी कंपनीज में भी स्टेक ओन करती है। अभी आपको स्क्रीन में एक टेबल दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि SBI के पास 5 सब्सिडरीज हैं। इनमें से 2 लिस्टेड हैं और 3 अनलिस्टेड हैं। SBI कार्ड्स में SBI का 69.2% स्टेक है और SBI लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में 55.45% का स्टेक है। इन दोनों की करंट मार्केट कैप के हिसाब से इनकी जो होल्डिंग वैल्यू निकल कर आती है वो अभी आपको आपकी स्क्रीन में नजर आ रही है। इसके बाद जो SBI AMC यानी SBI का जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो अनलिस्टेड है, तो उसको हमने उसकी ग्रोथ और फंडामेंटल के हिसाब से 70,000 करोड़ रुपीस की वैल्यू की है, और उसमें क्योंकि SBI की 65% होल्डिंग है इसलिए उसकी होल्डिंग वैल्यू 45,500 करोड़ निकल कर आती है। इसके बाद SBI का जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है वो 20,000 करोड़ का है, और क्योंकि SBI का उसमें 70% स्टेक है इसलिए SBI की होल्डिंग वैल्यू 14,000 करोड़ रुपीस बनती है। इसके बाद SBI का ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी बिजनेस है SBI कैपिटल मार्केट के नाम से, जिसमें SBI का 100% स्टेक है और इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से 5,200 करोड़ रुपीस के आसपास बनती है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी इसके अनलिस्टेड बिजनेस है ना, उनका वैल्यूएशन हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो ये वेरी कर सकता है। इसके बाद लास्ट में आपको येस बैंक का नाम भी नजर आ रहा होगा। आपने शायद सुना होगा कि येस बैंक एक टाइम पर डूबने वाला था, तो उस टाइम SBI ने येस बैंक में 30% स्टेक लेकर उसको बचाया था, और अप्रैल में जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उस वक्त SBI का येस बैंक में 26.14% का स्टेक है, और इस हिसाब से इसमें SBI की वैल्यू बनती है 11,312 करोड़। तो अगर इन सारी वैल्यूज को टोटल कर दें तो हमें 1,85,526.5 करोड़ की वैल्यू मिलती है। इस पर अगर हम होल्डिंग कंपनीज का 50% वाला डिस्काउंट भी लगा दें तो भी इसकी होल्डिंग कंपनीज की वैल्यू 92,763 करोड़ रुपीस बनती है। अब ये तो थी उसकी होल्डिंग कंपनीज की वैल्यू। अब इसके अलावा SBI का बैंकिंग बिजनेस भी तो है, तो अगर उसको उसकी बुक वैल्यू के 1.5 टाइम्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो उसके बैंकिंग बिजनेस की वैल्यू भी हमारे हिसाब से 4,46,734.2 करोड़ बनती है। तो अब अगर SBI की सब्सिडरी कंपनीज और उसके बैंकिंग बिजनेस की वैल्यू को जोड़ दें तो ये निकल कर आता है 5,39,497 करोड़। और जब हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त SBI की मार्केट कैप 4,67,426 करोड़ चल रही है, यानी ये कंपनी आपको इसकी फेयर वैल्यू से 13% के डिस्काउंट में मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने SBI की कुछ और सब्सिडरीज जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और कावेरी ग्रामीण बैंक को वैल्यू नहीं किया है, क्योंकि इनके अराउंड पब्लिक में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को इग्नोर किया है। बट अगर इन्हें भी ऐड कर दें तो SBI की इंट्रिंसिक वैल्यू और ज्यादा हो सकती है। दोबारा से क्लियर कर दूं कि ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ सिखाने के पर्पस से लिए गए हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों इस लेक्चर से आपको समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ होल्डिंग कंपनीज भी होती हैं जो कि इस तरह से डिस्काउंट में ट्रेड होती हैं, और इन होल्डिंग कंपनीज के थ्रू आप उनकी सब्सिडरीज में डिस्काउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको दूं तो आप बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व में इन्वेस्ट कर सकते हो। बजाज फिनसर्व के थ्रू बजाज फाइनेंस और बजाज जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू आप ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग और गो एयर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी होल्डिंग कंपनीज हैं जैसे कि ITC, रिलायंस और इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिनके थ्रू भी आप उनकी सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये होती हैं होल्डिंग कंपनीज जिनके थ्रू कई बार आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और पसंद भी जरूर आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं